चलिए साहब, तो अब जो है अपन करते हैं शुरू। हम्म तो मेरा नाम मनीष शर्मा है, ठीक। और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिलहाल जूलॉजी। जूलॉजी में अपन जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 268 पे आ जाएंगे। हिंदी आती है ना? 268 कितना होता है? 268। तो एनसीईआरटी में आ जाओ पेज नंबर 268 पे। तो देखें बेटा, चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए, कुल मिला के यहाँ पे कहानी ये है कि आपने क्या किया बेटा, फूड पहले आपने प्रोक्योर किया या फूड आपने लिया। जो फूड आपने लिया उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे। लेट्स से उसके अंदर पॉलीसैकेराइड था। जो पॉलीसैकेराइड था उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और सेल के पास जो चैनल प्रोटीन्स है वो कंपैरेटिवली छोटी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बड़ा फूड मॉलिक्यूल है उसे पहले तोड़ करके कन्वर्ट करना छोटे में, फिर आपने उसे एब्जॉर्ब किया, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो जो मॉलिक्यूल है वो फाइनली कहां पहुंचेगा? सेल के पास। और सेल को अब इस मॉलिक्यूल से ऑब्टेन करनी है एनर्जी। तो सेल क्या ऑब्टेन करेगी बेटा? एनर्जी ऑब्टेन करेगी। तो अपन ने कहा कि यहां पे हमारे पास मान लेते हैं कि एक फूड मॉलिक्यूल है, और ये जो फूड मॉलिक्यूल है यहां पे मैंने इसमें नाम लिया ग्लूकोज का, कि लेट से हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। और हमें इससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है। तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए अपने को करना है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन हम करेंगे उसके अंदर हम जानते हैं कि प्रोसेस दो तरीके की, जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जबकि हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक जबकि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो या ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एनारोबिक। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होने वाला है वो कौन सा है? एरोबिक। यानी कि इस ग्लूकोज के साथ अब आप कंबाइन किसे कराएंगे बेटा? ऑक्सीजन को। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो इसके कंबाइन करने पर आप जानते हैं कि यहां CO2 बनेगा, आप जानते हैं कि वाटर बनेगा, और साथ में आपको क्या मिलने वाला है? एनर्जी। तो CO2 बना, वाटर बना, और साथ में हमें क्या मिल गया? एनर्जी। हमने कुल मिला के ये जो प्रोसेस थी इसको ऑपरेट ही इसलिए किया था क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी थी? एनर्जी की, ठीक। तो हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो तो मिला, पर इस पूरी कहानी के अंदर बाई प्रोडक्ट भी बना। यहां जो बाई प्रोडक्ट बना वो बाई प्रोडक्ट क्या रहा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है? वाटर। वाटर तो हमारी बॉडी में 70% ऑलरेडी है, थोड़ा सा और सही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा होगा तो हमारी किडनी रिमूव कर ही देगी। यहां पे आपके पास क्या बना है? CO2। अब ये जो CO2 है, बात आती है कि अगर हम इसे रिमूव ना करें तो क्या होगा। अगर इस CO2 को हमने रिमूव नहीं किया तो बच्चे क्या होगा कि ये CO2 आगे चल करके कंबाइन करेगी बॉडी में वाटर के साथ। अपनी बॉडी में 70% वाटर है ना, इसके साथ कंबाइन किया। जब ये CO2 वाटर के साथ कंबाइन करेगी देन इट विल बी कन्वर्टेड टू H2CO3। किसमें कन्वर्ट हुआ? H2CO3। बोलो इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? कार्बोनिक एसिड। बोलो क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो यहां पे अब क्या बना? एक एसिड बना। अगर ये एसिड बना तो ये एसिड बनते ही क्या करेगा कि ये आपके बॉडी फ्लूइड का यानी कि ब्लड का जो पीएच है, इस पीएच को क्या करेगा? घटा देगा। ब्लड के पीएच को क्या किया? घटाया। जब अगर ब्लड का पीएच घटा तो ब्लड के पीएच के घटने का मतलब है कि बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है ये हो गई डिस्टर्ब। बॉडी के अंदर बेटा डिस्टर्ब क्या हुआ? होम्योस्टेसिस यहां पर डिस्टर्ब हो गई।
होम्योस्टेसिस के डिस्टर्ब होने का मतलब क्या हुआ? उससे पहले होम्योस्टेसिस क्या है? तो अपनी बॉडी में अलग अलग पैरामीटर्स को एक सेट रेंज में बनाए रखना, इसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37। जब बाहर का टेम्परेचर अगर 45 48 जो कि आजकल है वो होता है, तो हम स्वेटिंग के थ्रू अपनी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देते हैं जिससे कि टेम्परेचर कम बना रहे। वहीं पर जब बाहर का टेम्परेचर सर्दियों के टाइम पे 10 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे कि आप ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे होंगे, और ये जो फूड है इसे ऑक्सीडाइज करके आप एनर्जी और हीट आप ऑब्टेन करते हैं, और ये हीट आपके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। तो हमने कहा कि इन दोनों तरीके से आपने टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस बनाए रखा ना, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर या हम ब्लड में अगर बात करें, तो हमारे ब्लड में H प्लस है और बाइकार्बोनेट है। ये H प्लस और बाइकार्बोनेट का बैलेंस बना करके हम अपने ब्लड के अंदर पीएच को एक सेट रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं। किसी को याद है ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। यानी कि ब्लड स्लाइटली एसिडिक है कि एल्कलाइन? एल्कलाइन। अब देखो, अगर कार्बोनिक एसिड इकट्ठा हुआ तो ये क्या करेगा? पीएच को कम, यानी कि ब्लड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। इससे होम्योस्टेसिस क्या होने वाली है? डिस्टर्ब। क्या हम होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब होने दें? नहीं। अगर हम चाहते हैं कि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए बच्चे अपने को क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पर सप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, कि हम ऑक्सीजन को तो सप्लाई करें, और वहीं पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंटिन्यूअसली क्या किया जाए? रिमूवल। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम करें रिमूव, और इधर जो ऑक्सीजन है इसको कंटिन्यूअसली क्या करें? सप्लाई। ऑक्सीजन को सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमारे अंदर कहा जाता है ब्रीदिंग। इसी प्रोसेस को हमारे अंदर बेटा क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहा जाता है। और ब्रीदिंग के लिए ही हमारे पास एक नाम है, हम इसके लिए नाम यूज करते हैं रेस्पायरेशन। और क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन। सो व्हाट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन? तो ब्रीदिंग का मतलब है सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करना, और सेल में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बना हुआ जो CO2 है, इस CO2 को बाहर निकाल के लाना, यही प्रोसेस क्या कही जाती है? ब्रीदिंग कही जाती है। तो इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। पहले पैराग्राफ के अंदर एनसीईआरटी ने जमा टोटल इतनी बातें लिखी हैं। अब एक एडिशनल बात ध्यान से सुनेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, हम जानते हैं। यूरिया, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिक एसिड, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है। पर अलग अलग एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं कि कुछ एनिमल अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, और कुछ एनिमल्स यूरिकोटेलिक होते हैं। यानी कि सारे एनिमल्स के अंदर यूनिवर्सली हम बात करें तो न तो अमोनिया पाया जा रहा है, न सबके अंदर यूरिया है, और न सबके अंदर यूरिक एसिड है। पर ध्यान देंगे, चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर फॉर्म हो, चाहे यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, उसके अंदर रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, हर कंडीशन में CO2 तो बनेगी बनेगी ना। क्या हमको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 बनती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो बच्चे CO2 बनती ही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 बनती है। तो क्या मैं CO2 को ये कह सकता हूं कि ये यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट है? CO2 क्या है? यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट है। क्यों कहा यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म में CO2 इसेंशियली प्रोड्यूस होती है। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आप बात करें तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी या नहीं होगी, ये वेरिएबल है। पर CO2 प्रोड्यूस होगा, ये वेरिएबल नहीं है। CO2 तो हर एक के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो आपको इस CO2 को करना है रिमूव, और ऑक्सीजन को करना है सप्लाई। ऑक्सीजन को सप्लाई करना और CO2 को रिमूव करना, इसी कहानी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहा जाता है। फटाफट इतना लिखेंगे फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देखो, लिखना मैंडेटरी नहीं है,
अगर आपको लगता है कि इस तरीके से करके आपको ज्यादा बेहतर याद होगा तो आप इस तरीके को फॉलो करें। एनसीईआरटी पढ़ के जैसे जगदीप सर करते हैं वैसे अगर आपको लगता है कि वैसे याद हो जाएगा तो अपन उस वाले रास्ते पे भी चल सकते हैं। हम पैराग्राफ बाई पैराग्राफ कहानी समझते जाएंगे कि एनसीईआरटी कहां पे क्या कह रही है। आगे बढ़ जाएं। चलिए देखें। अब बच्चे अपन आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। सेकेंड पैराग्राफ में अगर आप देखें तो एनसीईआरटी आपको पहले पूरे एनिमल किंगडम का एक सर्वे बताती है कि अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम उन एनिमल्स के अंदर कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके बारे में हम समझेंगे। पहली लाइन पढ़ेंगे आप, जहां पे एनसीईआरटी कहती है कि एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये वेरी करते हैं मेनली बेस्ड ऑन कितने फैक्टर, दो। मेनली कितने फैक्टर हैं, दो। तो अपन ने कहा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू कितने फैक्टर होंगे, दो। अब दो में से देखिए, पहला फैक्टर आपसे कहा गया हैबिटेट। पहला फैक्टर क्या बच्चे, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, एनिमल के रहने की जगह। आप देखिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सारे एक्वेटिक एनिमल में गिल्स या गिल से मिलती जुलती स्ट्रक्चर पाई जाती है। वहीं जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर कहीं ना कहीं आपको लंग्स जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यानी कि अगर कोई एनिमल एक्वेटिक है तो उसके बारे में अपन बिना कुछ ज्यादा जाने हम कह सकते हैं कि इसमें गिल्स जैसा कोई स्ट्रक्चर होगा। वहीं अगर टेरेस्ट्रियल है तो हम कह सकते हैं लंग्स जैसी कोई स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो पहला ये वेरी किसके अकॉर्डिंग करता है, हैबिटेट। दूसरा ये वेरी करता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके बेसिस पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर वेरी करेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप जब पढ़ते हैं एनिमल किंगडम तो एनिमल किंगडम के अंदर आप पढ़ते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने पढ़ा कि पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा, सेलुलर लेवल। निडेरिया टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा है, टिश्यू। प्लेटिहेल्मिन्थिस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और एसके एल्मेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक इनके अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं बच्चे, चार। पहला सेलुलर, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन, चौथा ऑर्गन सिस्टम।
तो कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए? 4। ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें आप देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पहले जो स्टार्ट होते हैं वो एनिलिडा से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जितने एनिमल्स में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से किसी के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन केवल उनमें पाए जाते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। क्यों वेरी करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो समझिए, जब तक बच्चे सेलुलर या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल की बॉडी में कुछ हजार सेल पाई जा रही है। एनिमल की बॉडी में क्या होगा? कुछ हजार सेल पाई जाती हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 निकालो, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पे आप देखेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी ने एनिमल टिश्यू के बारे में बात करी है। एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़िए कि हाइड्रा में कुछ टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और हर टाइप की सेल्स का नंबर हजारों में होता है। मिल गया कि नहीं? तो हाइड्रा में हर टाइप की सेल्स का नंबर क्या है? जो है हर टाइप की सेल का नंबर है थाउजेंड्स में। ध्यान दें, जितने बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर होगा ही नहीं, एनिमल टिश्यू नहीं है। तो अगर आपके पास अभी इस साल वाली एनसीईआरटी है तो उसके अंदर एनिमल टिश्यू नहीं है। लास्ट ईयर तक की जो एनसीईआरटी थी उसमें एनिमल टिश्यू था, तो वहां आपको पेज नंबर 100 पे मिला होगा। हालांकि हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू जरूर। तो अब यहां देखिए, मैंने कहा कि हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म जहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का नंबर क्या है? कुछ हजार है। वहीं पर आप देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो नंबर ऑफ सेल है वो बिलियंस में है, यानी कि नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा है। जब नंबर ऑफ सेल बेटा कम है तो गैसेस क्या होगा? सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू मिल जाएंगे। अगर मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ हजार सेल हैं और ये ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद है, तो पानी में क्या होगा कि इसके जो बॉडी सरफेस है, यहां की सेल वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन लेगी, वो अपने से आगे वाले को दे देगी, वो उससे आगे वाले को दे देगी। पर ये काम कब तक पॉसिबल है? जब तक कि नंबर ऑफ सेल क्या हो? कम। अब जैसे ही ये नंबर ऑफ सेल बिलियंस में पहुंचने लगेगा तो फिर सेल टू सेल डिफ्यूजन काम नहीं करेगा। अब आपको जरूरत क्या है? आपको जरूरत पड़ेगी डेडिकेटेड ऑर्गन्स की। तो कितनी बातों पे वेरी किया? 2। पहला क्या? हैबिटेट, पानी में अलग, जमीन पे अलग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम से पहले कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेल कंपेटिबली होती है कम। तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि जब आप बात करते हैं स्पॉन्जेस के बारे में, स्पॉन्जेस बताओ कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? पॉरीफेरा। स्पंजेस के अलावा आपसे कहा कि जब आप बात करते हैं निडेरिया के बारे में, निडेरिया यानी कि सीलेंट्रेटा, जब आप बात करते हैं टीनोफोरा के बारे में, और फिर कहा कि जब आप बात करते हैं फ्लैट वर्म्स के बारे में, फ्लैट वर्म कौन से फाइलम में आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस। तो इनके अंदर कहा कि जितना भी गैसियस एक्सचेंज है, ये सारा गैसियस एक्सचेंज होगा बॉडी सरफेस से। सो गैसियस एक्सचेंज बाई बॉडी सरफेस। तो डायरेक्टली इनके अंदर बच्चे बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो इनके अंदर क्या हुआ? एनिमल एक्वेटिक थे, पानी के अंदर मौजूद थे, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बॉडी सरफेस के साथ एक्सचेंज हुई, तो डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज किससे हो गया? बॉडी सरफेस के थ्रू। अब यहां फ्लैट वर्म्स के बाद फिर एनसीईआरटी लेती है एनिलिडा। अगला किसके बारे में बात की है? एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा में एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है अर्थवर्म। एनिलिडा में क्या लिया? बताओ, अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम? फेरिटिमा। अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम क्या है? फेरिटिमा। तो अपन ने कहा कि एनिलिडा में लिया अर्थवर्म। अर्थवर्म को यानी कि केंचुए को देखा है? केंचुए की बॉडी शाइनी होती है कि खुरदुरी सी? शाइनी है। गीली होती है कि सूखी? गीली। तो यहां पर अर्थवर्म की बॉडी पर पाया जाता है मॉइस्ट क्यूटिकल। तो इसके अंदर काम कौन करेगा बच्चे? मॉइस्ट क्यूटिकल काम करती है। तो हमने कहा कि मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जब आप बात करते हैं एनिलिडा के बारे में, जिसके अंदर कौन आता है? अर्थवर्म। अब एनिलिडा के बाद फिर अगला फाइलम आपका आ जाता है आर्थ्रोपोडा। कौन आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को देखो, हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा फाइलम है और सबसे सक्सेसफुल फाइलम भी है। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर क्योंकि वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं,
तो बच्चे इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग तरह के होते हैं। यहां पर अगर आर्थ्रोपोडा में आप बात करेंगे जब इंसेक्ट के बारे में, तो इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रेकिया। इंसेक्ट के पास रेस्पिरेशन के लिए क्या मौजूद है? ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। तो आपने कहा कि यहां पर क्या पाया जाएगा? ट्रेकिया इनके पास मौजूद होगा। जब आप बात करेंगे इंसेक्ट की, क्या है ट्रेकिया? तो एनिमल की बॉडी में कई सारे पाइप अंदर की तरफ मौजूद हैं। इन पाइप्स के थ्रू एनिमल बाहर से डायरेक्टली अपने लिए एयर लेता है, और ये एयर डायरेक्टली यहां बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यू के पास डायरेक्टली चली जाती है। तो ये काम कौन करता है? ट्रेकिया। अपने पास भी तो ट्रेकिया है ना, पर हमारे ट्रेकिया, आगे जाकर के हमारा ट्रेकिया कहां ओपन होता है? लंग्स के अंदर। कहां ओपन हुआ? लंग्स में। जबकि अगर हम यहां बात करें तो लंग्स नहीं है। गैसियस एक्सचेंज किसने किया? ट्रेकिया ने। जब अगर ट्रेकिया के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता हो, तो ऐसे गैसियस एक्सचेंज को अपन बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है इसे? ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहा जाएगा। तो ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहां? इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है। तो फिर यहां देखें, इंसेक्ट के बाद फिर आगे एनसीईआरटी बात करती है कि जब अगर आप बात करेंगे स्कॉर्पियन के अंदर, याद है ना आर्थ्रोपोडा में एग्जांपल में लिया है, डायग्राम दिया है स्कॉर्पियन का। स्कॉर्पियन के अंदर पाए जाते हैं बुक लंग्स। स्कॉर्पियन के अंदर क्या है? बुक लंग्स। बताओ, स्कॉर्पियन टेरेस्ट्रियल है कि एक्वेटिक? बिच्छू कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। तो इसके पास क्या मौजूद है? बुक लंग्स प्रेजेंट है। फिर यहीं पर आपको लिमुलस याद आता है? नाम बताओ इसका। कॉमन नेम क्या है? किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है। तो ये जो लिमुलस है, इसके पास बच्चे पाए जाते हैं बुक गिल्स। क्या मौजूद होते हैं यहां? बुक गिल्स पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि स्कॉर्पियन के पास बुक लंग्स हैं, लिमुलस के पास क्या मौजूद होगा? बुक गिल्स। अब यहां बुक टर्म का मतलब क्या है? तो यहां बुक इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो ये स्ट्रक्चर बेटा किताब के पेज जैसी होती है, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहेगी। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको बुक के पेजेस जैसी दिखाई दे रही है। तो यहां पे आपने कहा कि बुक लंग्स और बुक गिल्स लगभग कुछ ऐसे दिखाई देंगे। बुक लंग्स कहां है? स्कॉर्पियन के अंदर। जबकि बुक गिल्स कहां पाए जा रहे हैं? तो आपने कहा कि बुक गिल्स पाए जाते हैं किसके अंदर? लिमुलस में। अब इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में डायग्राम में से प्रॉन बचा, और ये जो प्रॉन है, क्या ये एक्वेटिक होता है? तो प्रॉन को एनसीईआरटी ने क्या कहा कि प्रॉन क्या है बेटा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में जब आप बात करते हैं, तो यहां रेस्पिरेशन के लिए बच्चे पाए जाते हैं गिल्स। इनके अंदर क्या मौजूद होगा? गिल्स। तो आपने कहा कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या है? ट्रेकिया। फिर स्कॉर्पियन के पास बुक लंग्स, लिमुलस के पास बुक गिल्स, और प्रॉन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है उसके पास क्या है? गिल्स है। आगे यहां आर्थ्रोपोडा के बाद अब एनसीईआरटी बात करती है मोलस्का के बारे में। मोलस्का में एनसीईआरटी याद है? मोलस्का के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि गैसियस एक्सचेंज बाय फेदर लाइक गिल्स। फेदर लाइक गिल्स मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि मोलस्का में भी क्या पाए जा रहे होंगे? गिल्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। ध्यान देंगे, जब अगर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, तो आप ऐसे रेस्पिरेशन को कहेंगे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहा जाएगा इसे बेटा? ब्रेंकियल रेस्पायरेशन नाम देंगे। तो आपने ट्रेकियल कहा था जब अगर किससे हो रहा हो? ट्रेकिया से। अगर गिल से हो तो हम इसे क्या कहेंगे? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। फिर आप देखिए, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा में गैसियस एक्सचेंज वाटर वेस्कुलर सिस्टम कराता है। हेमिकॉर्डेटा के पास गिल्स पाए जाते हैं, पर इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी यहां बात नहीं करती। अब बात करती है इसके बाद कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेटा में यहां पे आपसे कहा कि कॉर्डेटा में अगर आप देखेंगे, तो आपको यहां पे एक तरफ तो फिशेज मिलेंगी, और फिशेज के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? गिल्स। फिशेज के बाद फिर यहां पे कहा कि जब आप बात करेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में,
तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, इनके पास क्या पाया जाएगा बेटा? लंग्स। तो आपने कहा कि यहां पे रहेंगे लंग्स। अभी देखो कॉर्डेटा में हमने एक छोड़ रखा है और वो है एम्फीबिया। क्या हम जानते हैं कि एम्फीबिया के मेंबर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरीके की कंडीशन में? ध्यान करें, पहली लाइन में आपने कहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैबिटेट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। जब अगर ये एक से ज्यादा हैबिटेट पे मौजूद हैं, तो एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए कि नहीं? यस। यहां पर आपने कहा कि एम्फीबिया, जिसके अंदर कौन आ जाता है? फ्रॉग। एम्फीबिया में कौन आएगा? फ्रॉग, यानी कि मेढक। तो ये जो मेढक है, इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो यहां पर आप देखिए, इसके अंदर पहले होता है स्किन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? स्किन। जब अगर रेस्पिरेशन स्किन से होता हो, तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहा जाता है क्यूटेनियस। तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब अगर स्किन से होगा तो आपने कहा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के अलावा यहां पर पाए जाते हैं लंग्स, और लंग्स के बाद फिर यहां पर काम करती है बेटा बक्को फेरेंजियल कैविटी। कौन काम करता है? बक्को फेरेंजियल कैविटी काम करती है। तो बक्को फेरेंजियल कैविटी है। एम्फीबिया में जो टेडपोल होता है, टेडपोल कौन है जानते हो? मेढक का लार्वा। टेडपोल के पास पाए जाते हैं गिल्स। अब जरा मेढक के बारे में सुनेंगे अपन। तो जो मेढक है, वो आजकल बेटा गर्मियों के टाइम पे आपको दिखाई देता है क्या? नहीं। जब ज्यादा सर्दी होती है तब दिखता है? नहीं। बारिश के टाइम पे आपको दिखाई देता है। तो मेढक क्या है? या एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। किसका वेरी कर रहा है? एम्फीबियन का। तो जब आसपास का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये चले जाते हैं समर स्लीप में। ठीक। समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। वहीं पर जब अगर आसपास का टेम्परेचर कम है, तो ये चले गए विंटर स्लीप में, यानी कि कहां? हाइबरनेशन में। दोनों कंडीशन में, और जब ये एनिमल जमीन पर है तब, जब पानी में है तब, हर कंडीशन में इसके अंदर स्किन तो काम करती ही करती है। यानी कि स्किन यहां पे क्या है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे अपन ने अभी केंचुए की बात की, वैसे ही जब मेढक को देखते हैं, तो मेढक के अंदर भी आपको दिखता है कि स्किन मॉइस्ट है। स्किन आपको कैसी दिखती है? मॉइस्ट है। और थोड़ी सी स्लाइमी सी स्किन आपको दिखाई देती है। तो स्किन इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो जब मेढक अगर जमीन पे होगा तब भी काम करेगी, मेढक अगर कूद के पानी में चला गया तब भी स्किन काम करेगी, अगर ये मेढक हाइबरनेशन में है तब भी स्किन काम करती है, जब एस्टिवेशन में है तब भी स्किन काम करती है। तो हमेशा काम कौन कर रहा है यहां पे? स्किन। वहीं पर जब आप बात करते हैं लंग्स और बक्कोफेरिंजियल कैविटी के बारे में, तो ये दोनों चीजें केवल तब काम करती हैं जबकि मेढक अगर होगा जमीन पर। कहां है? जमीन पे। तब उस केस में लंग्स और बक्कोफेरिंजियल कैविटी काम करेंगे। बक्कोफेरिंजियल कैविटी क्या है? तो अपने केस में इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ये क्या है? फेरिंग्स। फ्रॉग के अंदर बक्कल कैविटी और फेरिंग्स होते हैं एक साथ। एक साथ होने की वजह से इनको हम मिला करके क्या बोलते हैं? बक्को फेरिंजियल कैविटी कहा जाता है। तो अगर हम बच्चे अलग अलग एनिमल्स में देखें, तो हमको अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिख रहे हैं। और हमारे अंदर कौन से पाए जाते हैं? तो हम आते हैं मैमल्स में। मैमल्स के अंदर क्या मौजूद है? लंग्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या हुआ? लंग्स। कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? लंग्स पाए जाते हैं हमारे अंदर। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? लिखेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ते भी जाएंगे आप, लाइन बाय लाइन।
हाँ, जहां भी गिल्स होंगे हर जगह पे आप ब्रेंकियल रेस्पिरेशन ही कहेंगे। और जब बेटा अगर लंग से रेस्पिरेशन होगा तो क्या कहेंगे? पल्मोनरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अगर लंग्स जब काम करेंगे तो आप इसे बोलेंगे पल्मोनरी। आगे बढ़ें। डन। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे आगे। और अब अपन बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो एक बार पहले जितनी हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं उन सारी टर्म्स को एक बार अपन जान लेते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं देखिए। सबसे पहले जोर से सांस लो, सांस बाहर छोड़ो, फिर जोर से सांस लो, फिर सांस बाहर छोड़ो। सबसे पहले ये क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर उसके बाद ये इतना जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं नेसल चैम्बर। ये पार्ट क्या कहा जाता है? नेसल चैम्बर कहते हैं। कायदे से नेसल चैम्बर का ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। पर मैं सिर्फ उतनी टर्म्स यूज करूंगा और एग्जैक्टली वही टर्म यूज करूंगा जो एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी यहां लाइन लिखती है कि हमारे अंदर एक्सटर्नल नोस्ट्रेल ओपन होता है नेसल चैम्बर में थ्रू नेसल पैसेज। किसके थ्रू ओपन होता है? नेसल पैसेज के थ्रू। तो आज के बाद जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक हम कहेंगे कि ये क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रेल। उसके बाद ये क्या है? नेसल पैसेज। ये क्या है? नेसल पैसेज। ये क्या है? नेसल चैम्बर है जो बक्कल कैविटी के कहां है? ऊपर। फिर इसके बाद क्या आएगा? इंटरनल नोस्ट्रेल। फिर आगे क्या आएगा? इंटरनल नोस्ट्रेल। इंटरनल नोस्ट्रेल के बाद अगला ये पार्ट कौन सा है? फेरिंग्स। ये पार्ट कौन सा हुआ? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये क्या है आपका? विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया। ट्रेकिया का ऊपर का पार्ट इसको क्या कहा? लैरिंग्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। ये ट्रेकिया आप जानते हैं कि आगे जाएगा आपके थोरेक्स में, जाकर के ट्रेकिया दो में डिवाइड होने वाला है। जो बनेंगे उनका नाम क्या है? प्राइमरी ब्रोंकी। क्या बनता है? प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी जब डिवाइड करता है तो बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकी। क्या बना? सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी ने डिवाइड किया तो बना टर्शरी ब्रोंकी। क्या बना? टर्शरी ब्रोंकी। ध्यान रखना, ट्रैकिया जब डिवाइड करा तो कौन सी स्ट्रक्चर बनी? ब्रोंकी। कौन सी बनी? ब्रोंकी। ब्रोंकी में पहले कौन बना? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर कौन बना? टर्शरी। अब ब्रोंकी से भी आगे जब डिवाइड करना है तो ब्रोंकी के आगे अब लगा दो ओल। क्या लगा देंगे? ओल। टर्म क्या बनेगी? ब्रोंक्यूल। तो अब क्या बने? ब्रोंक्यूल बने। एनसीईआरटी बात करती है कि एक इनिशियल ब्रोंक्यूल और एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बारे में। यानी कि कई सारे ब्रोंक्यूल बनेंगे, उनमें से शुरुआत वाले जो हैं उनको कह दिया इनिशियल ब्रोंक्यूल, लास्ट वालों को बोला टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एनसीईआरटी कहती है कि यहां बनेगा एल्वियोलर डक्ट। क्या बना? एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट फाइनली जाकर के ओपन कहां हो जाएगा? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलर डक्ट बच्चे ओपन कहां हुआ? एल्वियोलाई में जाकर के ओपन होने वाला है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं।
तो अब यहां पे देखो, देखें अब एक एक करके। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बेटा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। बोलो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एक है कि दो? दो है ना? तो क्या लिखना चाहिए? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का नंबर कितना है? दो है। अगला, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, लिप्स के कहां होंगे? ऊपर। अब देखो इसके नीचे ये जो है, इसका नाम है बेटा बक्कल कैविटी। ये क्या है? हमारी बक्कल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। और बक्कल कैविटी के आगे की तरफ यहां पर ये क्या मौजूद है? माउथ। माउथ सराउंडेड किससे होता है? लिप्स से। तो यानी कि जो नोस्ट्रिल है वो लिप्स के कहां पाए जाएंगे? ऊपर। तो अपन ने कहा कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है विच आर लोकेटेड अबव लिप्स, या कहीं के अबव अपर लिप। तो ये कहां पाया जाएगा बेटा? अपर लिप्स के ऊपर, या अपर लिप के ऊपर मौजूद होगा हमारे अंदर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। नंबर कितना है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का? दो। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आगे चल करके ओपन हुआ किसके अंदर? नेसल पैसेज में। तो ये ओपन किसके अंदर हुआ? नेसल पैसेज। क्या वास्तव में नेसल पैसेज नाम की कोई चीज होती है? नहीं, पर एनसीईआरटी कहती है तो है। तो अपन ने कहा कि ये आगे जाकर के ओपन कहां हुआ? नेसल पैसेज के अंदर ओपन हुआ। अब यहां नेसल पैसेज, ये आगे चल करके ओपन होता है इस पार्ट में, जिसको आप नाम देते हैं नेसल चैम्बर। क्या कहा इसे? नेसल चैम्बर कहा गया। तो ये वाला पार्ट कहा जाता है नेसल चैम्बर। अब देखेंगे नेसल चैम्बर में, ये बेटा नीचे की तरफ ये नेसल चैम्बर का फ्लोर हुआ, और ये ऊपर की तरफ क्या हुआ? नेसल चैम्बर की रूफ है। तो यहां पर आपने कहा कि नीचे की तरफ ये नेसल चैम्बर का क्या है बच्चे? फ्लोर। और ये नेसल चैम्बर की क्या है? रूफ। जरा जोर से सांस लो। क्या लगता है कि एयर जाके यहां टकराती है? फिर वापस से जोर से सांस लो। लगा कि एयर यहां जाके ऊपर स्ट्राइक करती है? फिर वापस से करो। तो अपन ने कहा कि एयर जाकर के सीधे कहां स्ट्राइक करती है? यहां ऊपर, रूफ पर। अब ये जो इसकी रूफ है, इसके बारे में आप देखें। यहां रूफ पर बेटा पाई जाती है एक एपिथेलियम। यहां क्या मौजूद है? एक एपिथेलिया मौजूद है। और यहां जो ये एपिथेलियम है, इसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। क्या कहा जाता है इसे? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। तो इसको आपने नाम दिया कि यहां पर मौजूद है ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया। और ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है, इसका बच्चे एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्निडेरियन मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? स्निडेरियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हुआ? किससे रिलेटेड होगा? सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या हुआ? स्मेल। तो यहां आपने कहा स्निडेरियन मेम्ब्रेन है। अब इसके बाद नेसल चैम्बर के अंदर देखें, यहां एनसीईआरटी नहीं लिखती, बस हम पढ़ेंगे स्केलेटन। तो स्केलेटन के अंदर एनसीईआरटी बात करती है नेसल कॉन्की की, और इंफीरियर नेसल कॉन्की को हम जोड़ते हैं अपनी फेशियल बोन के अंदर। तो वहां एनसीईआरटी ने बात की, इसलिए अपन यहां इंक्लूड कर रहे हैं कि यहां पर तीन पाए जाते हैं नेसल कॉन्की। नेसल कॉन्की एक ऐसे, दूसरा ये, और तीसरा ऐसे करके, ये तीन क्या है? नेसल कॉन्की प्रेजेंट है। स्वाभाविक सी बात है, अभी कहानी अपने को समझ में आ नहीं रही कि हो क्या रहा है। तो नेसल चैम्बर को अपन अब समझते हैं कि नेसल चैम्बर की कहानी क्या है। तो देखिए, आपके अंदर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कितने? दो। तो नेसल पैसेज भी कितने बने? दो। तो चैम्बर भी आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए। जब ये चैम्बर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, तो इस चैम्बर को हमने कहा कि नेसल चैम्बर में पहला पार्ट ये हुआ, और बगल में दूसरा पार्ट ये हो गया। यानी कि ये जब मैं डायग्राम देख रहा हूं, तो मैंने क्या किया कि एक पर्सन का स्कल लिया,
और स्कल लेकर के यहां से मैंने काटा, ठीक। यहां से काट के जब सामने से देखेंगे तो अपने को बगल बगल में दो नेसल चैम्बर दिखेंगे। तो बोलो नेसल चैम्बर का नंबर कितना? 2। अब ये दोनों नेसल चैम्बर में आप देखिए, यहां नेसल चैम्बर में क्या होता है कि बेटा बाहर से अंदर की तरफ आपको यहां 3 आउटग्रोथ दिखेंगी। पहली आउटग्रोथ आपको ये दिखाई दी, दूसरी आपको यहां ऐसे दिखेगी, और फिर ये तीसरी आपको यहां दिखी। तो अपन ने कहा कि यहां पे अपने को दिखाई देती है आउटग्रोथ, जिनका नंबर कितना है? 3। तो ये 3 आउटग्रोथ अपने को दिखाई देती है। अब ये जो आउटग्रोथ है, इन्हीं आउटग्रोथ का नाम है नेसल कॉन्की। क्या काम करते हैं अभी हम बात करेंगे कि नेसल कॉन्की का काम क्या होता है। नेसल कॉन्की अपने को कितने दिख रहे हैं बेटा? 3। अब 3 में से हमने कहा कि पहला हो जाएगा सुपीरियर, पहले को क्या बोल दो? सुपीरियर कह दो। दूसरे को आप नाम दे दो कि यह है मिडिल, और तीसरे को आप नाम दे दो कि यह है इंफीरियर। तो नेसल कॉन्की कितने हो गए? 3। कौन कौन से? सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर नेसल कॉन्की। तो सुपीरियर हुआ, मिडिल हुआ और इंफीरियर नेसल कॉन्की है। ये जो नेसल चैम्बर और नेसल कॉन्की है, दे आर कवर्ड बाय एन एपिथेलियम, और जिस एपिथेलियम से ये कवर्ड होते हैं उस एपिथेलियम को बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया, या पीएससीसीजीई कहा जाता है। इसका मतलब क्या है यह भी हम समझने वाले हैं कि कौन सी एपिथेलियम मौजूद है और उस एपिथेलियम का अपना कैरेक्टर क्या है। तो मैंने कहा कि जो नेसल चैम्बर है और नेसल कॉन्की है, ये बेटा कवर्ड है किससे? तो अपन ने कहा कि दे आर कवर्ड बाई, ये यहां पर है, इसको मैंने कहा पीएससीसीजीई, पूरा नाम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। पहला क्या हुआ? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया। तो सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया इसका नाम है। तो अपन ने कहा कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया यहां पर है। अब ये इतने लंबे से नाम का मतलब क्या है तो समझेंगे। क्या हम जानते हैं कि एपिथेलियम दो तरह की है, सिंपल और कंपाउंड? सिंपल होती है जबकि सेल लेयर का नंबर कितना? 1। पेज नंबर 101 पे आओ, एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 पे आए। क्या आपको 101 पे कुछ डायग्राम दिखाई दिए? यहां डायग्राम में सेल लेयर का नंबर देखो कितना है? 1। 1 है ना? पेज नंबर 102 पे यहां आप नीचे वाला डायग्राम देखेंगे, आपको सेल लेयर का नंबर 1 से ज्यादा दिखाई दिया। तो जो हमने 102 पे देखा यह है कंपाउंड एपिथेलियम। 101 पे जो देखे वो कौन थे? सिंपल एपिथेलियम। मतलब कि एपिथेलियम के टाइप कितने? 2। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल में सेल लेयर का नंबर, कंपाउंड में खाना बना नहीं खाया, सिंपल में सेल लेयर का नंबर 1, और जबकि वही कंपाउंड में सेल लेयर का नंबर मोर देन 1। तो अपन ने कहा कि जब हमने इसे कहा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, तो स्ट्रेटिफाइड वर्ड में अगर आप देखें तो यहां आपको स्ट्रेटा वर्ड दिखाई देता है। स्ट्रेटा का मतलब क्या हुआ? लेयर। वहां आपको लेयर दिख रही थी ना? लेयर का मतलब क्या था? एक सेल के ऊपर दूसरी सेल मौजूद है, इसके ऊपर तीसरी सेल मौजूद है। यहां जो एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो सेल्स पाई जाती हैं, दे आर कॉलमनर। सेल्स कैसी होती हैं बच्चे? कॉलमनर सेल्स यहां पर हैं। तो आपने कहा कि यहां पर कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, इन कॉलमनर सेल्स के बेस पर मौजूद होगा इनका न्यूक्लियस। तो सेल का न्यूक्लियस कहां है? नीचे की तरफ। सॉरी, कॉलमनर में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पाया जाता है नीचे, पर यहां देखिए अपन ने कहा कि कॉलमनर एपिथेलिया मौजूद है, पर कॉलमनर के साथ साथ कुछ सेल्स यहां पाई जाती हैं जिनकी हाइट कंपैरेटिवली क्या है? कम। तो कुछ सेल्स ऐसी मौजूद हैं जिनकी हाइट कंपैरेटिवली क्या है बेटा?
कम है। तो आपने कहा कि दो तरीके की सेल पाई जा रही हैं, एक जिनकी हाइट ज्यादा है, दूसरे जिनकी हाइट कंपैरेटिवली कम है। जिन सेल्स की हाइट ज्यादा है, उन सेल्स का जो न्यूक्लियस है ये लगभग सेल के बीच में मौजूद है, और वहीं पर जिनकी हाइट कम है उनका जो न्यूक्लियस है ये लगभग नीचे की तरफ पाया जा रहा है। तो अब आपको न्यूक्लियस यहां कितने लेवल पर दिख रहे हैं? दो। पर यहां जितनी भी सेल हैं, सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। जितनी भी सेल हैं, ऑल द सेल्स आर इन कांटेक्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो सबसे पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब क्या हुआ? तो स्यूडो मतलब ट्रू की फॉल्स? यहां देखिए, यहां पर अगर बेटा आपको सेल मेम्ब्रेन ना दिखे, केवल न्यूक्लियस दिखे, तो न्यूक्लियस को देख करके अपने को क्या लगता है कि सेल लेयर कितनी है? दो। सेल लेयर कितनी है? दो। पर क्या वास्तव में दो सेल लेयर है? नहीं। कितनी है? एक सेल लेयर यहां पर पाई जा रही है। ये जो एक सेल लेयर हमने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर दो तरीके की सेल्स हैं, पर दोनों तरीके की सेल्स किसके कांटेक्ट में है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो आपने कहा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, फिर आपने क्या कहा? सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ग्लैंडुलर वर्ड का यहां मतलब यह है कि इनमें से कुछ सेल्स होंगी जो कि बेटा सेक्रीशन रिलीज कर रही होगी। कुछ सेल्स ने क्या रिलीज किया? सेक्रीशन। तो हमने कहा कि कुछ सेल से सेक्रीशन आएगा, जैसे कि लेट से मान लो ये सेल है, और ये जो सेल्स हैं, इन सेल से बेटा क्या होगा कि यहां पर सेक्रीट हो रहा होगा म्यूकस। तो ये सेल क्या सेक्रीट कर रही है? म्यूकस आ रहा है यहां। तो इधर आपने कहा कि यहां पर क्या आया? म्यूकस। ये जो म्यूकस आया, तो म्यूकस सेक्रीट करने वाली जो सेल होती है उसको अपन बोलते हैं गोबलेट सेल। क्या कहा जाता है? गोबलेट सेल। और गोबलेट सेल से सेक्रीट क्या होता है? तो आपने कहा गोबलेट सेल सेक्रीट करेगी बच्चे म्यूकस। तो इससे म्यूकस आया। तो अपने को यहां पर ग्लैंडुलर वाली बात समझ में आई। ग्लैंडुलर क्यों कहा? क्योंकि सेक्रीट क्या होता है? म्यूकस। अब आपने साथ में से क्या बोला है? सिलिएटेड। सिलिएटेड इसलिए कहा क्योंकि सेल्स के फ्री सरफेस पर आपको यहां क्या दिखाई देगा? सिलिया। तो सेल्स के फ्री सरफेस पर सिलिया पाया जा रहा है, इसलिए आपने क्या कहा? सिलिएटेड। इंपॉर्टेंस क्या है समझेंगे जरा। हमने बच्चे जो एयर इनहेल करी, उस एयर के बारे में अगर अपन देखें तो एयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद होंगे, पैथोजेंस भी होंगे। इस डस्ट पार्टिकल और पैथोजन को फिल्टर करना है। तो हमारे पास पहला तरीका, ये जो नेसल पैसेज था ना, इस नेसल पैसेज के अंदर अपने को पता है कि नेसल हेयर पाए जाते हैं। इसके अंदर पहले क्या मौजूद होते हैं? नेसल हेयर्स हैं। तो नेसल हेयर्स ने क्या करा? कुछ एयर को फिल्टर किया। फिर उसके बाद अब क्या हुआ? जब ये आगे यहां जाकर के पहुंची, तो यहां पे सेल्स के ऊपर क्या मौजूद है बेटा? म्यूकस। सेल के ऊपर क्या है? म्यूकस है। म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा। म्यूकस कैसा रहेगा? चिपचिपा। यानी कि म्यूकस एक तरीके से एक अडेसिव का काम करता है, चीजों को चिपकाता है। तो यहां से जब एयर पास करेगी, तो एयर में जितने डस्ट पार्टिकल हैं, वो डस्ट पार्टिकल म्यूकस से चिपक गए। यानी कि इधर जो एयर आई वो इम्प्योर थी, इधर जो एयर निकली वो कंपेटिबली प्योर है, यानी कि साफ होती जा रही है। इसमें से डस्ट पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। पर ये जो म्यूकस है, इस म्यूकस में अब डस्ट पार्टिकल मौजूद है। तो इस म्यूकस को यहां से बाहर निकालना है। म्यूकस को यहां से बाहर निकालने के लिए क्या होगा कि यहां सिलिया मौजूद है। ये सिलिया जब बीट करेंगे, तो इनके बीट करने की वजह से म्यूकस कहां जाएगा? बाहर। ध्यान रखें, जब भी सिलिया अगर बीट करते हैं, सिलिया अगर मूवमेंट कराते हैं पार्टिकल्स का, तो ये मूवमेंट होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मूवमेंट कहां होगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 101 की सबसे लास्ट लाइन देखना, लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिलिएटेड एपिथेलियम के अंदर लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सिलिया के बीट करने से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो किस में होगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो समझेंगे काम क्या था। इधर से क्या हुआ बेटा? एयर आई, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे। ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किसने कर लिया? म्यूकस ने। अब यहां म्यूकस ने जब इसे ट्रैप कर लिया,
तो अब ये जो डस्ट लेडन म्यूकस है, इस म्यूकस को यहां से बाहर निकालना काम किसका है? सिलिया का काम है। अब आप देखिए, अज्यूम करेंगे कंडीशन नंबर 1 कि हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास जो ये नेसल चैम्बर है, इस नेसल चैम्बर में अभी नेसल कॉन्की नहीं है। अपन ने कहा नेसल कॉन्की नहीं पाए जा रहे। जब नेसल कॉन्की नहीं पाए जा रहे, तो अब देखो पीएससीसीजी कहां मौजूद होगी? तो ये पीएससीसीजी यहां है, इतने में मौजूद होगी ना। डन। इसका मतलब हुआ कि जितनी एयर यहां बीच इतने में से निकलेगी और यहां इतने में से निकलेगी, क्या ये एयर फिल्टर हो पाएगी? फिर से सुनेंगे। अगर ये नेसल कॉन्की नहीं होते, तो इनके ना होने पर क्या होता कि जो पीएससीसीजी है वो केवल इतनी जगह में पाई जाती? बोलो हाँ। होता ना। जब अगर ऐसा होता, तो यहां पे म्यूकस के कांटेक्ट में जो एयर आती, वही तो फिल्टर होती। यहां की जो एयर होती, ये इतनी जगह की, क्या ये एयर फिल्टर हो पाती? नहीं। तो यहां पर नेसल कॉन्की ने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ाया। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से एयर का फिल्ट्रेशन ज्यादा बेहतर हो पाया, कि ये जो एयर है ये भी अच्छे से फिल्टर हो पाती है। किसकी वजह से? नेसल कॉन्की की वजह से। इनमें से जो इंफीरियर नेसल कॉन्की है, इसको हम बेटा फेशियल बोन के अंदर काउंट करते हैं। तो इंफीरियर नेसल कॉन्की को कहां काउंट करना है? फेशियल बोन के अंदर अपन काउंट करेंगे। तो हमने कहा कि साहब नेसल कॉन्की पाए जाते हैं। ये बात अपने को समझ में आई? एकदम क्लियर। अब देखो, मान लेते हैं कि लेट्स से कोई एक परफ्यूम है, ठीक? आपको जो है मार्केट से, शॉप से आपको खरीदना है। जब आपको परफ्यूम परचेज करना है, तो आपने परफ्यूम को स्मेल करके देखा। जब स्मेल करते हैं, तो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, या छोटी फोर्सफुल कई बार हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं? छोटी और फोर्सफुल करते हैं ना। सब लोग ऐसे ही करते हैं। परफ्यूम के लिए ये थोड़ी करते हैं एक बार में ज्यादा गहरी सांस ली। छोटी फोर्सफुल क्यों? क्योंकि जब आप स्मेल कर रहे हैं, आप फोर्सिबली जब आप एयर को लेकर के जाएंगे, तो आप समझिए, जब आप फोर्सिबली एयर को लेकर के जाएंगे, तो एयर यहां से गई और सीधे जाके यहां स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करेगी ना। वहीं पर अगर आपने ब्रीदिंग धीमे धीमे करी, तो एयर यहां से गई, यहां से फ्लो करके इधर चली जाएगी। क्या ये इधर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के कांटेक्ट में आया? नहीं। इसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के कांटेक्ट में लाना है, तो ब्रेथ छोटी हो, पर ये कैसी होनी चाहिए? बार बार हो, और ज्यादा शार्प होनी चाहिए कि सीधे जाकर के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के कांटेक्ट में आए। तो आपने कहा कि जो नेसल चैम्बर है, इस नेसल चैम्बर की जो ये रूफ है, यहां रूफ पर, यहां बच्चे आपने कहा क्या मौजूद होगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। तो ये आपने कहा कि यहां रूफ पर क्या मौजूद होगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब ध्यान देंगे, हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने सेंसरी ऑर्गन में इसके बारे में बात करी है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया का दूसरा नाम क्या था आपके पास बेटा? श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या है? श्नीडेरियन मेम्ब्रेन नाम है। तो आपने कहा कि ये श्नीडेरियन मेम्ब्रेन है, और ये सिग्नल भेजती है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को। इसने सिग्नल किसको भेजा? लिम्बिक सिस्टम को। इस बार क्वेश्चन आया था ना 2023 में लिम्बिक सिस्टम पे। तो ये सिग्नल किसे भेजेगा? लिम्बिक सिस्टम को। और बाद में ये लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा कि ये स्मेल को एनालाइज करेगा। तो स्मेल को एनालाइज करना काम किसका था? लिम्बिक सिस्टम का काम था। तो अपने को इतनी बात समझ में आई। फिर वापस से आते हैं, इधर देखिए, जो नेसल चैम्बर है, ये नेसल चैम्बर अब आगे जाकर के कहां ओपन होगा? तो ये बेटा ओपन हुआ इंटरनल नोस्ट्रिल में। कहां पे ओपन हो रहा है? इंटरनल नोस्ट्रिल। अपना मुंह बंद करके और जोर से सांस लेंगे, जीभ थोड़ा सा पीछे रखेंगे। टंग को पीछे रखना और जोर से सांस लेनी है। फिर वापस से करो। फिर वापस से। क्या फील हुआ कि एयर आपकी जीभ पे जाके टकराती है? फील हुआ ना। तो इसका मतलब है एयर
कहां से आ रही थी? इधर पीछे कहीं पार्ट से आ रही थी। ये जो पीछे की तरफ यहां लोकेटेड है, इसको आपने क्या कहा? इंटरनल नोस्ट्रिल। ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं, इनका नंबर भी कितना रहेगा? 2। कितने पाए जाते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल? 2 इंटरनल नोस्ट्रिल्स यहां पर पाए जाते हैं। अब ये तो हुआ कि भाई नेसल चैम्बर तक की कहानी क्या है। अभी तक हमने एनसीईआरटी केवल एक लाइन खत्म करी है। अब अगली लाइन पे आते हैं। यहां आप देखेंगे, यह बेटा आगे जाकर के ओपन होने वाला है कहां? फेरिंग्स में। तो अब इसके लिए देखिए, इधर ये जो अगला पार्ट आया, इस वाले पार्ट का नाम क्या है? फेरिंग्स। तो अगले इस पार्ट का नाम क्या है? फेरिंग्स। पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। क्या कहा है एनसीईआरटी ने? एंटायर फेरिंग्स एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, या एनसीईआरटी ने कहा है कि अ पोर्शन ऑफ इट एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर? पोर्शन लिखा है ना, अंडरलाइन करो इस बात को। कभी अगर ए पोर्शन की जगह एंटायर कर दिया जाएगा तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। क्यों गलत होगा? समझेंगे जरा। ये जो फेरिंग्स है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स का ये जो बेटा इतना पार्ट है ना, शुरू का, ये वाला पार्ट कहा जाता है नेसोफेरिंग्स। इसका नाम क्या है? नेसोफेरिंग्स है। नेसोफेरिंग्स के अंदर फूड कभी नहीं जाता। ये जो इतना पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। इसके अंदर फूड जाता है, ओरल कैविटी के सामने वाला पार्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। इसके अंदर फूड नहीं जाता। तो फूड केवल किसके अंदर जाता है? तो फूड केवल कौन से पार्ट के अंदर पहुंचा? ओरोफेरिंग्स। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा ना कि अ पोर्शन ऑफ इट एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो आपने कहा कि ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स का एक पोर्शन काम करता है कॉमन पैसेज। किसके लिए कॉमन पैसेज? तो आपने कहा कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फूड और एयर के लिए। ध्यान देंगे, यहां पर आगे जो ट्यूब कंटिन्यू कर रही है, ये आगे वाली ट्यूब क्या कही जाती है बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे अंदर एंटीरियर साइड पर है ना। ट्रैकिया कहां है? आगे की तरफ। जबकि पीछे क्या होता है? फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस है। तो पीछे आपने कहा कि क्या मौजूद है? ईसोफेगस। तो ये पीछे वाला जो पार्ट है, इसे कहा गया ईसोफेगस या फूड पाइप कहा जाता है। जबकि आगे की साइड में क्या मौजूद है? ट्रैकिया, या ट्रैकिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप। तो ट्रैकिया को आपने कहा कि ये क्या है? विंड पाइप। ट्रैकिया में एकदम ऊपर की तरफ ये जितना पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम है लैरिंग्स। तो ये वाला पार्ट क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। तो ट्रैकिया का एकदम ऊपर के पार्ट का नाम क्या है? लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स है, ये हमारे अंदर काम करता है एज अ साउंड बॉक्स। किसकी तरह काम करेगा? साउंड बॉक्स की तरह काम करता है, यानी कि साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। समझिएगा लैरिंग्स के बारे में पहली बात, एनसीईआरटी कहती है कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, कैसे स्ट्रक्चर है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। क्या ये बोनी है? नहीं। कार्टिलेजिनस होने का मतलब है कि बना किसका है? कार्टिलेज का। लैरिंग्स किसका बना? कार्टिलेज का। यहां पर अब देखिए, लैरिंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लैरिंग्स बेटा बना होता है, ये टोटल 9 कार्टिलेजेस का बना है। कितनी कार्टिलेज होती है इसके अंदर? 9। आउट ऑफ द 9, 3 आर पेयर्ड। 3 कैसी हैं? पेयर्ड हैं। और 3 अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड का नंबर कितना? 3। अनपेयर्ड कितने हुए? 3। पहले अनपेयर्ड की बात करते हैं। अनपेयर्ड में अगर आप देखें, तो यहां पर इपिग्लॉटिस होती है। अनपेयर्ड में क्या पाया जा रहा है?
इपीग्लॉटिस है। इपीग्लॉटिस में देखो एनसीईआरटी ने लिखा है ना इलास्टिक, कैसी स्ट्रक्चर है? इलास्टिक है। इलास्टिक इसलिए कहा क्योंकि इपीग्लॉटिस बना है इलास्टिक कार्टिलेज का। इपीग्लॉटिस किसका बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। तो इलास्टिक कार्टिलेज का बने होने की वजह से एनसीईआरटी ने इसे क्या लिखा है? इलास्टिक। और इपीग्लॉटिस के बारे में अगली बात कि इपीग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड किसके अंदर? ट्रेकिया में या ईसोफेगस में? इन ट्रेकिया। कब प्रिवेंट करेगा? ड्यूरिंग स्वेलोइंग या मेस्टिकेशन? स्वेलोइंग ऑफ फूड। स्वेलोइंग का मतलब निगलना कि चबाना, और मेस्टिकेशन का मतलब? इपीग्लॉटिस कब काम करता है? जब फूड को निगला जाता है या चबाया जाता है? जब निगला जाता है तब फूड ट्रेकिया में न जाए, इस चीज को इंश्योर करना काम किसका है? इपीग्लॉटिस का। तो पहला कौन हुआ? इपीग्लॉटिस। अब आगे सुने अगला। मेल में यहां पर ये वाला जो कार्टिलेज है ये काफी प्रोमिनेंट होता है। इसको नाम देते हैं बेटा थायराइड कार्टिलेज। क्या कहा जाता है? थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। इसलिए क्योंकि इस कार्टिलेज के लेफ्ट और राइट में यहां पर मौजूद है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बीच में होने की वजह से इसको नाम क्या देते हैं? थायराइड कार्टिलेज। मेल में टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन के इंफ्लुएंस की वजह से ये थायराइड कार्टिलेज ज्यादा डेवलप हो जाती है, और ज्यादा डेवलप होने पे इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। मेल के अंदर क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो थायराइड कार्टिलेज को मेल में क्या नाम दिया जाता है? एडम्स एप्पल नाम देते हैं। एडम्स एप्पल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला जो आदमी था उसका नाम था एडम, और सबसे पहले जो महिला थी उसका नाम था ईव। तो कहा कि एडम को पहले बुद्धि नहीं थी, फिर उसको बुद्धि प्राप्त हुई एक सेब खा के। वो जो सेब का कुछ पोर्शन उसने खाया वो उसके गले में अटक गया। बाकी जो पोर्शन था वो एप्पल कंपनी को मिल गया, जिसके एप्पल कंपनी आज तक बेचती है कि देखो एक पोर्शन से इतना कल्याण हो गया, तो हमारे पास तो बचा हुआ पूरा सेब है, इसे खाओगे तो बहुत फायदा होगा तुमको। पूरा साबुत सेब कितना? 200-300 रुपए किलो बिकता है। और आधा कटा हुआ सेब या थोड़ा सा खाया हुआ सेब लोग उसके लिए अपनी किडनी बेच देते हैं। होता है कि नहीं? लोगों ने अपनी किडनी भी बेची है उस थोड़े से खाए हुए सेब के लिए। तो वहां से जो बात निकल के आई ना कि वो जो एप्पल का कुछ पीस गले में अटक गया एडम के, तो वहीं से ये नाम आता है एडम्स एप्पल, जो किसे मिलता है? थायराइड कार्टिलेज को। पर थायराइड कार्टिलेज के बारे में एनसीईआरटी कहीं कोई जिक्र नहीं करती है। तो दूसरी अनपेयर्ड कौन सी हुई? थायराइड। अगली अनपेयर्ड कार्टिलेज इसके नीचे होती है, जिसे कहा जाता है क्रिकॉइड। इसका नाम क्या है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये बच्चे रिंग शेप्ड होती है। रिंग शेप का मतलब हुआ कि ये आगे से पीछे तक पूरी रिंग बनाएगी। तो अनपेयर्ड कितनी? 3। पहले का नाम इपिग्लॉटिस, दूसरा थायराइड, तीसरा क्रिकॉइड। वहीं पर पेयर्ड भी 3 होती हैं। पहले का नाम अरेटिनॉइड, दूसरा कॉर्निकुलेट, और तीसरा क्यूनेइफॉर्म। 3 होती हैं, अरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनेइफॉर्म। 3 तरीके की ये कार्टिलेजेस पेयर्ड होती हैं जो पीछे यानी कि डॉर्सल साइड पर हैं। 3 अनपेयर्ड जो वेंट्रल साइड पर हैं। पर इन कार्टिलेजेस में से एनसीईआरटी ने नाम केवल और केवल इपिग्लॉटिस का लिया है, इसलिए हम केवल इपिग्लॉटिस के बारे में ही बात करेंगे। फिर इधर देखें, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स क्यों कहा गया? तो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स इसलिए कहा क्योंकि लैरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं बेटा वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स में क्या मौजूद है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड है ये भी पाए जाते हैं 2 पेयर। कितने होते हैं? 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड यहां मौजूद होते हैं। ये जो 2 पेयर हैं इनमें से पहले होते हैं सुपीरियर वोकल कॉर्ड। पहले वाले कहे जाते हैं सुपीरियर वोकल कॉर्ड। इनका नंबर होता है 1 पेयर। नंबर कितना है? 1 पेयर सुपीरियर वोकल कॉर्ड होते हैं। जोर से सांस लो, बिना नाक बंद करे सांस रोक के रखनी है। जब आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको गले पे एक टेंशन फील हो रही है या फोर्स लगा रहे हो,
अभी तुम्हारा सुपीरियर वोकल कॉर्ड काम कर रहा है, ये सुपीरियर वोकल कॉर्ड है जिसने सांस रोक के रखी है, अब सांस छोड़ देनी है। ठीक, तो जब अगर हमने डीप ब्रीदिंग करी, तो डीप ब्रीदिंग के बाद जब हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहे थे, तो होल्ड करते टाइम पर कौन सी वोकल कॉर्ड ने काम किया? सुपीरियर। ये जो सुपीरियर वोकल कॉर्ड है, इसका पहला काम अपने को समझ में आया। दूसरा इसका काम होता है कि ये जो सुपीरियर वोकल कॉर्ड है, इसको हम बोलते हैं कि फॉल्स वोकल कॉर्ड है। ये क्या है? फॉल्स वोकल कॉर्ड है। और इसका काम होता है दैट इट विल प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा किसे? ट्रू वोकल कॉर्ड को। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उन्हें मॉइस्चर प्रोवाइड करना है। दूसरे कहे जाते हैं इंफीरियर वोकल कॉर्ड। सुपीरियर ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ, और इंफीरियर कहां होंगे? नीचे की तरफ। इनका नंबर भी एक पेयर, इनका नंबर एक पेयर। और काम होता है साउंड प्रोडक्शन। काम क्या रहेगा? साउंड प्रोडक्शन। अब कुछ बातें सुन लेंगे। देखिए, बचपन में हम में से ज्यादातर लोगों ने, या एटलीस्ट जितने बच्चे आप में से रूरल बैकग्राउंड या गांव से रहे होंगे, सबने किया होगा, पेड़ की दो पत्ती तोड़ी, दोनों पत्तियों को आपस में चिपकाया, बीच में से फूंक मारी, आवाज आती थी कि नहीं? आवाज आती थी ना? ये आवाज कब आती थी? जब पत्तियों को टाइट करके रखा तब, या लूज छोड़ दिया तब? टाइट करके रखा तब आवाज आई। कितने लोगों ने ये काम किया है? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं किया है? ओ हो, मतलब फ्लैट में रहते रहते तुम्हारी जिंदगी निकल गई। बेकार है, तुमने तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। कभी करके देखना, अभी जब बाहर निकलोगे, कोई पेड़ की पत्ती मिले सॉफ्ट सी, दो पत्तियों को पास में रखो, बीच में से आप एयर ब्लो करो, आवाज आती है। हमारी वोकल कॉर्ड ऐसे ही काम करती है। ध्यान देंगे, अभी बेटा ब्रीद इन ब्रीद आउट तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। मेरे बोलने पे आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने अपने वोकल कॉर्ड को टाइट करके रखा है। तो बीच में से जब एयर पास हो रही है, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है। तुमने अभी अपने वोकल कॉर्ड को टाइट नहीं करके रखा है, तो इसलिए कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। जैसे कि मान लो गिटार की स्ट्रिंग है, अगर गिटार की स्ट्रिंग को लूज कर दिया जाए तो आवाज आएगी क्या? नहीं। यानी मेरे केस में वोकल कॉर्ड अभी क्या है? टाइट। तुम्हारे केस में वोकल कॉर्ड क्या है? लूज। यहां पे हाथ रखो, धीरे से बोलो, कुछ बोलो। क्या आपको यहां वाइब्रेशन फील हुआ? ये जो वाइब्रेशन है वो किसके अंदर हो रहा है? वोकल कॉर्ड में। किसके अंदर हो रहा है? वोकल कॉर्ड में। कौन सी वोकल कॉर्ड में? ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ये इसका काम क्या रहेगा कि ये आपके अंदर क्या करता है बेटा? साउंड प्रोडक्शन। पहली बात क्लियर। दूसरा, कितने बच्चों को गिटार बजाना आता है? सही से बताना, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। देखो, पीछे एक ने तो हाथ नीचे कर लिया कि छोड़ो, हीरो बन के कोई फायदा नहीं है। अभी क्वेश्चन पूछा और नहीं आया तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। गिटार में जितने स्ट्रिंग होते हैं, क्या स्ट्रिंग्स की थिकनेस बराबर होती है कि कम ज्यादा? अलग अलग होती है। क्या गिटार बजाते टाइम हम स्ट्रिंग की लेंथ को एडजस्ट करते हैं कि नहीं? हाथ से जब प्रेस करते हैं तो अपन क्या स्ट्रिंग की लेंथ एडजस्ट करते हैं? ध्यान देंगे, फीमेल के अंदर जो वोकल कॉर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। मेल में जब प्यूबर्टी होती है, उस टाइम पर एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से मेल के वोकल कॉर्ड कंपैटिबली लंबे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। कंपैटिबली लंबे होंगे और थिक। गिटार में जब हम सबसे मोटे वाले स्ट्रिंग को अगर हम बजाते हैं, तो जो आवाज आती है वो सबसे मोटी आती है, और एकदम पतला वाला जो स्ट्रिंग है उससे आवाज कैसी आएगी? पतली। तो यानी कि फीमेल के केस में वोकल कॉर्ड कौन से हैं? पतली वाली स्ट्रिंग है। मेल के केस में वोकल कॉर्ड कौन से हैं? मोटी वाली स्ट्रिंग है। चेंज किसकी वजह से आया? एंड्रोजन की वजह से। तो इसी वजह से मेल में जो वॉइस है वो कैसी होती है? लो पिच। जबकि फीमेल के अंदर वॉइस हाई पिच। हाई पिच का मतलब हुआ तीखी आवाज। हाई पिच का मतलब क्या होता है? तीखी आवाज। तो वो किसके अंदर होता है? फीमेल में। मेल में वॉइस चेंज किसकी वजह से हुआ? एंड्रोजन। फीमेल के अंदर क्योंकि एंड्रोजन डोमिनेंट हार्मोन नहीं है, इसलिए ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। तो ये पूरा काम कौन करता है हमारे अंदर? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया। पर पहले एक बार इतना लिखेंगे, फिर अपन बात करते हैं ट्रेकिया पे। उससे पहले इतनी बात अपने को समझ में आ रही है कि नहीं?
पक्का? कहीं कोई डाउट हो तो आप बिना किसी शक के, बिना किसी चिंता के आप साथ के साथ बता देंगे कि हाँ, मुझे यह डाउट है। पुरु बेटा, कॉलमनर इपिथेलियम में एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ये डायग्राम में न्यूक्लियस क्या है, डिजाइन में बना दिए हैं। बीच बीच में अगर आप देखो तो एक आध सेल ऐसी भी है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है, या सेल में न्यूक्लियस है ही नहीं। तो वो केवल ऐसे ही जो फर्जी सा डायग्राम है, तो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, टेक्स्ट पे विश्वास करना है। टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है कि इनके जो न्यूक्लियस है, दे आर लोकेटेड नियर बेस। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों के मन में जैसे एक शंका होती है या एक डाउट होता है कि स्वाभाविक सी बात है, कुछ बच्चे क्या है कि मान लो अगर वापस से ड्रॉप ले रहे हैं, वापस से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या मेरे पास पहले के नोट्स हैं, उसमें मैं फिर नए नोट्स बनाऊं, क्या करूं, पहले के नोट्स में कुछ कर लूं? तो मेरा मानना है कि एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न्ड, अब बेटा आज के टाइम पे नोट्स आप ये मान लीजिए एक एडिशनल मटेरियल की तरीके से भले मान लें। बाकी ये हम सबको पता है कि जो इंपॉर्टेंस है वो एनसीईआरटी की है, कि आपको एनसीईआरटी की लाइनों में खेलना आना चाहिए। एनसीईआरटी में एक बात पे ध्यान देंगे, बायोलॉजी में जहां तक सवाल है, बायोलॉजी में आप कभी भी एनसीईआरटी की लाइनें नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ने की आदत डाल लेना अपने आप में एक सुसाइडल स्टेप है नीट के लिहाज से। लाइनें पढ़ने की आदत का मतलब है कि आपने सीधे एक सेंटेंस पढ़ा नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है कि आप वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को पढ़ें, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, हर वर्ड पे सोचेंगे
कि एनसीईआरटी ने कहा क्या लिखा है। जैसे कि अभी देखें, हमने अभी लैरिंग्स में ही बात की कि हम पहले जनरली हम क्या मान लेते कि भाई लैरिंग्स एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, पर वही अ पोर्शन और एंटायर इन दोनों चीजों में अगर अदल बदल कर दिया जाए तो स्टेटमेंट हमारा सही और गलत हो जाएगा। तो ये चीजें हमें तब समझ में आएंगी जबकि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन की बजाय हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, और न केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम अपनी आदत डालेंगे कि हम जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट बायोलॉजी के पेपर में हम हर चीज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो। हम किसी भी सेंटेंस को हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे। जहां तक बात नोट्स की है, नोट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो बनाओ, नहीं इच्छा हो नहीं बनाओ। तुम्हें जहां लगता हो कि यार एनसीईआरटी में जो है ज्यादा लेंदी जो है होता जा रहा है, या एनसीईआरटी में लग रहा है कि यार इस पूरे पेज पे केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिया है और इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं होगा ठीक से, तो हम यहाँ उसे फ्लो चार्ट में, डायग्राम में कैसे ना कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी में ठीक है, जो लाइनें हैं मुझे आराम से याद हो जा रही हैं, तो हम उसे कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आप हमेशा ध्यान रखें कि होता क्या है कि जैसे मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूं, तो मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं, ठीक, पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो मेरी शादी के बाद एक बार साहब उनके पास बैठे थे, उनसे बात ऐसे ही कुछ चल रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो समझ में आ जाता है वो याद हो जाता है, और जो याद हो जाता है वो समझ में आ जाता है। क्या कहा? जो समझ में आ जाता है वो याद हो जाता है, और जो याद हो जाता है वो समझ में आ जाता है। यानी कि वी हैव टू मेथड्स। पहला तरीका, हम कहानी को समझ लें, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी वो अपने आप याद हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बीच में कुछ कुछ जगह पे आपको लगेगा कि नहीं यार समझ में नहीं आया, अभी कहानी में विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आप क्या करो कि आप उठा के उसे याद कर लो, और आश्चर्यजनक रूप से आप जब उसे याद कर लेंगे, वो आपको अपने आप समझ में भी आ जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो अचानक मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए, मुझे तो अचानक से समझ में आ गया कि यहाँ कहानी थी क्या। तो हम दोनों में से दोनों मेथड्स का यूज करेंगे, ऐसा नहीं हम केवल एक पे चलेंगे, हम दोनों मेथड यूज करेंगे। कहीं कुछ जगह पे हमें जरूरत पड़ेगी याद करने की तो हम वहां याद करेंगे, कुछ जगह हमें जरूरत पड़ेगी समझने की, हम वहां समझेंगे। साथ में आप एक काम और करेंगे, जो मैं आपको एक काम करूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, या बायोलॉजी में अपन अपनी नैया कैसे पार लगा सकते हैं, क्या क्या काम अपने को करने हैं क्या नहीं करने। फिलहाल आज अपन इसको लिख के कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे। और बस इतनी अपनी आदत बनाए रखनी है कि हर दिन आपने क्लास में जितना पढ़ा वो आपको घर जाके वापस से पढ़ना है एनसीईआरटी से। और क्लास में आने से पहले आपको पता है कि चाहे मैं हूं या जगदीप सर हैं, हम दोनों का आपको पता है कि हम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ के हिसाब से एनसीईआरटी ओरिएंटेड चलते हैं। तो तुम कर सकते हो क्लास में आने से पहले एटलीस्ट एक पेज तो आगे का पढ़ ही आओ, जिससे कि तुम्हें एक अनुमान लग जाता होगा ना कि क्लास में आज यहां तक हो जाएगा। उतना अपन ने पहले पढ़ रखा हो, एक बार क्लास में पढ़ा, फिर हमने क्लास से जाने के बाद पढ़ा, तो इतना करके वो टॉपिक अपने को समझ में आ जाएगा, खूब अच्छे से याद हो जाएगा। तो इतना अपने को बस करते जाना है। आज के लिए अपन रखेंगे यहां तक। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब मिलेंगे हम कल। अगली स्लाइड। अच्छा, अभी इसका लिख गया कि नहीं? अगली स्लाइड पे आ जाए बेटा। बस इतना लिख के कंप्लीट कर देंगे। चाहे तो इसका एक फोटो वगैरह ले लो, या पीडीएफ आपके पास अनअकैडमी प्लस पे आ ही जाता है, तो वह पीडीएफ से आप बाद में आराम से भी लिख सकते हैं। तो अपन अब मिलते हैं कल। ओके।